हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, ठीक है। ये प्रोग्राम इकोनॉमिक्स में ये आपका सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आज की वीडियो में इसके क्वेश्चन पेपर जो है उसे कवर अप करेंगे। बात करें क्वेश्चन पेपर के बारे में तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका जो है वो आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। देर आर 8 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, आंसर एनी 6। आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल, ठीक है। उसमें से आपको 6 क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब सारे क्वेश्चन है इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, कोई भी कम ज्यादा नंबर का नहीं है, ठीक है। आपको एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश प्रेफर करनी है, उसमें आंसर लिखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आंसर, मतलब जो आप लिखेंगे उसके बारे में, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस के बारे में देखें तो क्वेश्चन पहला यहाँ पे पूछा गया है, आय दृष्टिकोण से सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में शामिल चरणों की व्याख्या करें, ठीक है। आय के दृष्टिकोण से मतलब जो सैलरी है, ठीक है, आप कह सकते हैं, या फिर जो इनकम है उसके दृष्टिकोण से जो जीडीपी है उसके अनुमान को शामिल करने के जो चरण है उनकी आपको व्याख्या करनी है। फिर राष्ट्रीय आय को मापने के 3 तरीकों का मिलान कैसे किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं भाई नेशनल जो इनकम है उसको नापने के लिए जो 3 मेथड्स है वो आपको यहाँ पे मेथड को बताना है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कुल मांग वक्र व्युत्पन्न करें, ठीक है। कुल मांग वक्र व्युत्पन्न करें, ये आपको बताना है। उसके बाद इसके अधोमुखी ढाल के कारणों की व्याख्या भी आपको करनी है, ठीक है। इसके जो अधोमुखी ढाल होते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। पहले आपको क्या होता है, ड्रिप एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में बात करनी है। उसके बाद एक्सप्लेन द रीजन ऑफ फॉर इट्स डाउनवर्ड शॉपिंग, ये भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि मुद्रा बाजार संतुलन की व्याख्या करें। मुद्रा बाजार संतुलन की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। उसके साथ साथ इसी क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रा बाजार में ब्याज दर को कैसे प्रभावित करती है। जब मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाती है तो वो चीज जो मुद्रा बाजार है उसमें ब्याज की जो दर है उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है, मतलब कम या ज्यादा करती है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है किस प्रकार से प्रभावित करती है, वो कारण भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसकी क्रियाविधि की भी व्याख्या करिए, ठीक है। इसकी क्रियाविधि जो होती है वो भी आपको यहाँ पे बतानी है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी में बात करें तो फिशर्स के पास के पैसों की मात्रा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिशर्स के जो पैसों का मात्रा सिद्धांत है उसकी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है, ठीक है। क्यूटीएम को दिखाते हुए मान लें कि आय 1000 यूनिट है और पैसे की आपूर्ति 400 यूनिट है, ठीक है। यह भी मान लें कि धन का के संचालन का वेग कितना है, 5 है। तो कुल मूल्य की आपको यहाँ पे गणना करनी है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। क्यूटीएम को देखते हुए अगर हम बात करें तो मान लें कि जो आय है वो 1000 यूनिट है, उसके बाद जो पैसे की आपूर्ति है वो 400 यूनिट है, ठीक है। और जो धन का संचालन का वेग है वो 5 है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे कुल मूल्य की गणना करनी है, कुल मूल्य निकालना है, ठीक है। ये हो जाता है आपके 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन डिवाइडेड है। पहला क्वेश्चन 7 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर का। पहले में आपसे पूछा गया है कि आय के उत्पादन के संतुलन स्तर पर राजकोषीय नीति के बदलावों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आय और जो उत्पादन है, मतलब आय जो इनकम है और जो उत्पादन है उसके संतुलन स्तर पर जो राजकोषीय नीति है उसके बदलाव के प्रभावों की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। बदलाव के प्रभाव जो है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। फिर दूसरे में पूछा गया है बजट अधिशेष और पूर्ण रोजगार बजट अधिशेष के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसके और फिर इसके बीच में आपको जो है अंतर स्पष्ट करना है। इनमें से कौन सा अधिक उपयोगी उपाय है वो भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन रिलेटेड चीजें करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सपोज यू हैव अ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको फॉलो इनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, यहाँ पे सेक्टर की इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल से तो आपको इसको कैलकुलेशन करके बता रहा है। पहला क्वेश्चन 4 4 4 और 3 नंबर का, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपको डिवाइडेड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मान ले कि आपके पास 3 सेक्टर बंद अर्थव्यवस्था के बारे में जो है जानकारी दी गई है। जानकारी क्या है, खपत इतनी है, निवेश इतना है, टैक्स इतना है और सरकारी खर्च इतना है। अब क्या निकालना क्या है, राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर ज्ञात करना है आपको। दूसरे में आपसे पूछा गया उपभोग और बचत का संतुलन स्तर भी ज्ञात करिए, तो ये भी आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तीसरे में आपसे पूछा गया है कि रिसाव और इंजेक्शन की समानता दिखाइए, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये गांव में आपसे पूछा गया है। फिर घ में पूछा गया है कि कर राजस्व में
10 की वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर की गणना कीजिए। ठीक है, कर राजस्व में अगर 10 की वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय के संतुलन का जो स्तर है उसकी आपको यहाँ पे गणना करनी है, संतुलन कितने लेवल पर होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 सीधा 15 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मुद्रा गुणांक को परिभाषित करें। व्याख्या कीजिए कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाख के सर्जन का अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और गुणांक प्रभाव कैसे हो सकता है, ये आपको पहले में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि मुद्रा गुणांक को जो परिभाषित है वो आपको करना है। फिर दूसरे में पूछा गया व्याख्या करनी है। वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो साख है, साख के सर्जन मतलब जिसको बनाया जाता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का जो गुणांक है वो किस प्रकार से प्रभाव करता है ये आपको यह बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। अब 8वां क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 3 टॉपिक पर। ठीक है, हर एक टॉपिक आपका 5 नंबर का है। ये हो जाता है। टॉपिक क्या है अगर हम बात करें तो यहाँ पे वही राजकोषीय नीति हो जाता है, फिर मौद्रिक नीति आ जाता है, पैसों की मात्रा सिद्धांत आ जाता है, समिष्ट अर्थव्यवस्था आ जाती है और खपत फलन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं जिसमें से आपको 3 टॉपिक जो है कवर करने हैं। हर एक टॉपिक आपका 5 नंबर का है, तो आपके 15 नंबर का ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन पेपर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हम इसको कवर करा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। चांसेस ये होते हैं कि प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं और आपके जो होने वाले एग्जाम है उनमें रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन है उनको एक बार पढ़ के समझ कर जाना है और आप लोग एक अच्छा पेपर देकर आएंगे, आप एक अच्छा पेपर लिखकर आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्या है, बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है उनके लिए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट का नाम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारी तरफ से आपके लिए। ठीक है, तो जाइए उन्हें चेक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।